Shadi, Assalamu alaikum all. This is our 12th session of the course. And today we're gonna start a new topic and we're gonna review our vector calculus. And बल्कि ये start करने से पहले एक quick I want to quickly talk about the exam. The exam, remember the exam is on Sunday. Sunday at 2 p.m. और अच्छा एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है. You know that the exam will be followed by Viva at some point in next 8-10 days. TAs आपके साथ in contact होंगे तो आपकी slots को figure out करने के लिए कौन सी feasible slot है आपके लिए और मेरे लिए which we can converge. अच्छा वाइवे का मकसद ये नहीं है कि आप एक नई तैयारी शुरू करें और नए सिरे से वाइवा देने आएंगे मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. द पॉइंट ऑफ वाइवा इज नॉट कि आप को मैं दोबारा टेस्ट करूंगा. पॉइंट ऑफ वाइवा इज ओनली टू वैलिडेट जो एग्जाम किया है वो आपने खुद से किया हुआ है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है. असाइनमेंट्स आपने खुद से की हुई हैं, कोई कोलैबोरेशन नहीं है. सो अगर जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम और असाइनमेंट्स खुद से की हुई हैं तो उनको एक चीज़ भी दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है वाइवा आने से पहले. इट वुड ऑल बी क्रिस्टल क्लियर. और टिपिकली जो एग्ज़ाम है वो मैं ग्रेड इस तरह करता हूँ कि आई ग्रेड वन पार्ट और वन क्वेश्चन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर. सो मुझे ऑलरेडी ग्रेडिंग के टाइम पर पता चल रहा होता है कि कहाँ पर सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं और कहाँ पर चीज़ें माइट बी गड़बड़ हो सकती हैं. सो वो सारी चीज़ें मेरे रेडार के अंदर होंगी. सो वाइवे के अंदर आई वुड बी मेनली बी कंसर्न विद दोज. सो स्टूडेंट्स अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, अगर एग्ज़ाम आपने खुद से किया हुआ है, असाइनमेंट्स खुद से की हुई हैं तो वाइवे के लिए कोई तैयारी नहीं करनी है आपने. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस वाइवा, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट. ठीक है. सो दैट्स ऑन द एग्ज़ाम. सो अच्छा दूसरी एक चीज़ और, दिस फ्राइडे मैं वो पोस्ट भी कर दूंगा अनाउंसमेंट. There will not be any tutorial since you have an exam on Sunday. So what we're going to do is that I would be available online between 5 to 5:50 p.m. और आपके questions हों उसको Slack पे post करें and I would respond them immediately. मेरी कोशिश होगी मैं राइट वे उसको रिस्पॉन्ड करूं. और अगर कोई ज़रूरत होगी कि हम इंटरेक्ट करें जूम के ऊपर तो मैं स्लैक पे मैसेज छोड़ दूंगा. किसी को स्टूडेंट को ज़रूरत होगी, वो बेसिकली इंटरेक्टिव एक किस्म का ऑफिस आवर्स होंगे. सो यू गाइस कैन ज्वाइन दैट. ठीक है. सो दैट्स ऑन द लॉजिस्टिकल पार्ट. अच्छा जी चलें, लेट्स कम बैक टू टुडेज टॉपिक जो कि which is basically we're gonna review vector calculus. अच्छा इसमें क्या है, in coming classes we will be seeing Maxwell's equations. आप लोग ऑलरेडी ये Maxwell's equations देख चुके हो इंटीग्रल फॉर्म के अंदर. You already know this equation. This is a Gauss's law, this is a Faraday's law, and this is no magnetic monopoles, and this is Ampere's law. You have seen those equations in the integral form earlier in your electricity and magnetism course. In many problems we are very much interested, especially engineers, they're very much interested into these differential equations counterpart of Maxwell's equations. हम ये बिल्कुल equivalent हैं, ये differential equations हैं Maxwell, हम इसमें interested होते हैं for solving our problems. So ये vector calculus review करने का मकसद ये है कि हम इन Maxwell's equation को सबसे पहले प्योरली कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करने की फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. हम भूल जाएंगे कि E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड. वी विल फॉरगेट अबाउट दैट. हम बस इस इक्वेशन को मैथमेटिकली देखेंगे कि E एक वेक्टर है, कोई भी हो सकता है, और B वेक्टर, और इस इक्वेशन का मैथमेटिकली मतलब क्या है.
so we will try to understand that. So पर्पस ऑफ वेक्टर कैलकुलस रिव्यू करने का यही है कि आप मैथमेटिकल इक्वेशंस को समझ लो. जब मैथमेटिकल इक्वेशंस समझ आ जाएंगी तो इंट्यूशन तो फिजिक्स से आ ही जाती है, और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं देन यू कैन डू अ रियली रियली नीट स्टफ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो मेरा मकसद ये होगा कि वेक्टर कैलकुलस रिव्यू जो मैं करूँगा, it won't be abstract like, you know, I will be talking about these curves, divergences. You may have already been experienced those from abstract point of view. I will try to motivate you from purely engineering और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कि इन ये ऑपरेटर्स हैं क्या और इंजीनियरिंग इनकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं. और ऑब्वियसली मैथ्स इक्वेशन इज वन ऑफ द एप्लीकेशन, लेकिन वो लुक ओवर मोर एस्पेक्ट. सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है. So hopefully I think I'm gonna spend maybe 1.5 classes on reviewing vector calculus जो आप लोगों ने already देखी हुई हैं कुछ चीजें. So let's get started. किसी का कोई सवाल यहाँ पर अगर पूछना चाहे तो मेरे से पूछ सकते हैं before I move on. Okay, so let's get started if there are no more questions. So सबसे पहली चीज, what do we mean? Okay, let me change my color. So what do we mean by स्केलर्स, राइट? अब आप कहोगे आपने ये क्या बच्चों वाली चीज शुरू कर दी, लेकिन बिलीव मी आई वांट टू रिव्यू ऑल दीज डेफिनेशंस बिकॉज इट मेनी टाइम्स हम एडवांस भी हो जाते हैं लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हम भूल जाते हैं एंड वो मैस अप कर देते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग को. सो लेट मी मेक श्योर दैट ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज बाय रिव्यूइंग दीज वेरी क्विकली. सो स्केलर क्या होता है? स्केलर इज बेसिकली any physical quantity, right? Any physical quantity without any direction, right? For example, temperature that has no direction, it's just a physical quantity, or speed, etc. So that is the scalars. We know that very well. The real problem happens with vectors because जब directions आ जाती हैं तो आप लोग समझते हो कि पता नहीं क्या हो गया. So let's try to look over that. Vector क्या है? You know, a physical quantity with direction. You know that. अच्छा, अब हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस स्केलर को रिप्रेजेंट करते हैं मे बी एक पॉइंट के साथ. सो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वी एट दिस पॉइंट वी रिप्रेजेंट एन एरो. दिस एरो इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी. ये सॉरी, इस एरो लेंथ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी, और ये एरो जो है that tells you the direction. अच्छा, एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो स्टूडेंट्स मैस अप कर देते हैं, वो ये है कि ये वेक्टर जो है इट इज डिफाइंड ऑन दिस पॉइंट ओनली. इट्स नॉट डिफाइंड here on these points. No, it's only defined on this point. By drawing the vector at this point, you know, the tail जहां पर tail join हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये वेक्टर डिफाइंड है जिसका मैग्नीट्यूड ये है और इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है? एंड वी नो दैट if the magnitude is bigger, if the length is bigger, it means it's a stronger vector or stronger quantity, यानी उसका magnitude ज़्यादा है. और अगर छोटा है इस पॉइंट के ऊपर, so it has a smaller magnitude. ठीक है? ये बेसिक बात होगी. तो यहाँ पर जी बोलो बेटा, गो हेड, बोले. सर मैंने पूछना था, मैग्नीट्यूड तो स्केलर्स का भी होता है, तो वो हम रिप्रेजेंट नहीं करते? नहीं, मैग्नीट्यूड तो वो रिप्रेजेंट कर देते हैं. वो तो बेसिकली वी डू इट ऑन सम सॉर्ट ऑफ ए, यू नो, कार्टेशियन प्लेन. लेट्स से अगर कार्टेशियन के अंदर मैग्नीट्यूड्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं एक्सिस के साथ. ठीक है? लेकिन वेक्टर के अंदर you know, convention, I see what you're saying. You know, अगर आपको होगा मैं ऐसे स्केलर रिप्रेजेंट करता हूँ, कन्वेंशन नहीं है. शायद आप कर लो ऐसे करना चाहो, लेकिन दिस इज नॉट ए कन्वेंशन. यानी कि लाइन लगाना नहीं है स्केलर के लिए. कन्वेंशन इज जस्ट ए पॉइंट. ठीक है? जबरदस्त. अच्छा जी. अच्छा, अगला. सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं बता दूँ आपको, जो बच्चे भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं, वो ये है कि वेक्टर सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे डिफाइंड है और कहीं डिफाइंड नहीं है.
ठीक है. Next thing, head to tail rule. Very fundamental principle and could be used to solve very complicated problems, and we often forget this thing. Head to tail rule क्या है? Head to tail rule ये है कि you have two vectors. Let me change the color. So you have two vectors. Let's say this is an A vector and this is a B vector. You know, they are these two vectors A and B. And I want to add them. So how I would add them? I would put the tail of the second vector on the head of the first vector. You know, so basically उसी direction में मैं लगाऊं, ये उतना ही मैं draw करूंगा, and this is your B, and your resultant is this A plus B. So that becomes your resultant. This is a head to tail rule. और अभी मैं बताता हूँ, इस आप कहोगे तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें पता है बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन मैं अभी बताता हूँ जो स्टूडेंट्स ऑफन मिस्टेक करते हैं, and I would remind you that so that you guys don't do that. So अगर मैं आपसे कहूँ A minus B फाइंड करके बताओ मुझे, so you can simply do B की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे, राइट? B की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे, and this would be your A minus B, अगर ये भी है, ठीक है. अच्छा, अब let's say ये तीन वेक्टर्स ड्रॉ हुए हैं, समथिंग, नहीं ठहरो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ऐसे हुआ है, एंड ये हुआ है और ये हुआ है, यू नो, तीन वेक्टर्स ड्रॉ हुए हैं. I want to know इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है. So अगर मैं इस वेक्टर को A कहूँ, इसको B कहूँ, इसको C कहूँ, so what is the relationship between these two vectors? इसमें से रिजल्टेंट कौन सा है? Which one is the resultant? अब आपके सामने वेक्टोरियल फिगर बनी होगी तो आप लोग परेशान, आप लोग सोचोगे पता नहीं मैं A plus B is equal to C करूँ, C is equal to A plus B करूँ या क्या करूँ, समझ नहीं आती बच्चों को, अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती. So what you need to do, you need to think in head to tail rule. Head to tail rule क्या है कि tail of the first vector and the head of the second vector को जो join करना वो resultant है. अब इसमें से अगर मैंने resultant निकालना है तो कौन सा resultant होगा? What would be the resultant if I put that way? इसके अंदर क्या रिजल्टेंट होगा, कोई बता सकता है मुझे? A रिजल्टेंट सर A रिजल्टेंट होगा. बिल्कुल ठीक है. A is equal to B plus C. So that's very handy thing to know. ठीक है. So don't forget these very basic concepts because अक्सर जब वेक्टर्स ड्रॉ होते हैं तो हम इन चीजों को फंडामेंटल को भूल जाते हैं. So you can always figure out resultant like this. So don't mess that up. So अच्छा, ये तो हो गया head to tail rule. अब आगे बात करते हैं. तो orthogonal coordinate systems. So the problems जो हम सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो कुड बी, उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं जो आई वुड से जहां पर आप फील्ड्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो बॉडी होती है, इट कुड बी एक्सप्लेन्ड और बेटर एक्सप्लेन्ड इन 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ये आपने सब देखे हुए हैं, लेकिन मैं भी आपको इंजीनियरिंग इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड वन इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, and the third one is spherical coordinate system. For example, your cell phone, हम उसी का एक एग्जांपल लेते हैं. आपका जो करंट सेल फोन है उसके अंदर जो एंटेना है, पैच एंटेना, दैट इज अ शेप ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पीस का शेप का होता है वो. सो इस पैच एंटेना के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कैलकुलेट करना, E और H, कैलकुलेट करना, हमें कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा. सो दिस इज मोर लाइक ए
that cube, जैसे क्यूब होते हैं या रेक्टेंगुलर पीसेस होते हैं या स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ये उस किस्म का सिस्टम है. सो दिस इज बेटर सूटेड that you solve this problem in rectangular coordinate system, जो कि हमारी यूजुअल लाइफ के अंदर है, जो हमारा यूजुअल लाइफ के अंदर है. मैं जो हूँ अक्सर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, अच्छा चलो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. मेरी फिगर देखो. जी जी, ये एंड पे एक सेकंड में अपनी बात पूरी कर दो. ये कॉर्नर जो है ना, कॉर्नर, that is, you can see this corner. You can always think these coordinate system, rectangular coordinates, in the form of corner. एक इसमें से x axis है, एक y और एक z axis है. You can do that. ठीक है? You can always think in that way, in a rectangular coordinate system. या आपने 3 पेन्स रख लो, like this. You know, एक पेन ये है, okay, you know, एक एक्सेस ये है, and एक एक्सेस आप इस तरह पेन रख लो. You can try to visualize these kind of problems like that. अच्छा जी, बोलो बेटा, क्वेश्चन. सर ये जो आपने बॉक्स बनाया हुआ, ये पॉइंट दोबारा बता देंगे? So मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि let's say ठहरो, मैं कोई और बेटर एग्जांपल सोचता हूँ. लेट्स से या चलो इसी के ऊपर रहते हैं, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता. मैंने क्या कहा है कि आपका ये सेल फोन है, जो आपका सेल फोन होता है उसके अंदर एक एंटेना लगा होता है, राइट? इनविजिबल, आपको नहीं पता, वो रेक्टेंगल शेप का होता है. उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आपने सॉल्व करने हैं, उस एंटेना को डिजाइन करना है, तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस को आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करोगे. बिकॉज this is these lines, they just correspond to your x, y and z axis. ये मैंने कहने की कोशिश की है. ठीक है? यानी इसमें कर्व्स नहीं है. There are no curves. जहां पे नॉन कर्वी बॉडीज होंगी, you can easily use rectangular coordinate system. So maybe ये कहना चाहिए मुझे, नॉन कर्वी, you know, बॉडीज जहां पर आप सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम्स को. So you will have those kind of things. ठीक है? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगली चीज, अच्छा इसमें ऑब्वियसली ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर एक मैं वेक्टर लिखूंगा, हमारा जो तरीका है यूजुअल, हम क्या, हमारा कन्वेंशन क्या है, a इज इक्वल टू, अगर एक a वेक्टर है, a x प्लस a y प्लस a z, ये वेक्टर है. ये क्या बता रहा है? ये मेरा कन्वेंशन है, इसको मैसअप नहीं करना हम इसी को. ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द x कंपोनेंट और ये उसकी डायरेक्शन है ax. ये मैग्नीट्यूड ऑफ द y कंपोनेंट और ये उसकी डायरेक्शन है ay. ये मैग्नीट्यूड ऑफ द z कंपोनेंट, इसकी डायरेक्शन है z. ठीक हो गया? इसी तरह अगर मैं एक b वेक्टर लिखूं, so I can say this thing that bx ax plus by ay plus bz az, ये बेसिकली वही चीज है. इधर तो मैं 2D में ड्रॉ कर सकता हूँ. अगर एक ये वेक्टर है a, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं. लेट्स से अगर मेरे एक्सिस इस तरह डिफाइन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x और y, ये ay है और ये ax है. ठीक है? और 3D में यू कैन विजुअलाइज जो तीसरा कंपोनेंट हवा में पड़ा हुआ है, like this, so you can do that. अच्छा, अब इसमें इसी तरह b वेक्टर है एक, वो भी यही है. अगर मैं आपसे कहूं a प्लस b फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट होगा? यू डू दिस थिंग विदाउट थिंकिंग, लेकिन मैं यहाँ पे लॉजिक बताऊंगा इसकी, जो शायद आपको पता होगा लेकिन शायद कुछ बच्चे भूल जाएं. So you do this thing like this. What you do, you add the x component of a into b component of x component of b, and y component of a to the y component of b, and z component of a to the z component of b. ये आप करते हो और इस तरह ऐड करके आप रिजल्टेंट निकाल लेते हो. अच्छा, अब ऐसा करते क्यों हो आप? ऐसा इसलिए करते हो आप, लेट्स से मैं 2D में करता हूं क्योंकि अगर मैं क्लास में होता तो मैं जरा 3D में हाथ से बता सकता था, लेकिन लेट्स ट्राई टू डू इन 2D. अगर लेट्स से ये मेरा
ए वेक्टर है, ठीक है, और लेट्स से ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, इसका ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ये इसका वाई कंपोनेंट है, राइट, और ये इसका एक्स कंपोनेंट। अब आप देख सकते हो हेड टू टेल रूल में ये ए ही मेरा रिजल्टेंट है, एरोज मैंने ठीक लगाए हैं, ठीक है, देख सकते हैं ना आप लोग। सिमिलरली ये जो बी है वेक्टर मेरा, इसका दिस इज द वाई कंपोनेंट एंड दिस इज द एक्स कंपोनेंट। अब why we add y to y and x to x? because they all in the same direction. ये simple head to tail rule है, हम बड़े आराम से इनको add components क्योंकि ये दोनों एक ही direction में, इसलिए मैं simple उनका magnitudes add कर दूंगा without any problem, ठीक है। I can do that without any issue. That's why we do this thing for the rectangular coordinate system. और अभी आपको लग रहा होगा ये बड़ी trivial सी बात है, लेकिन जो दूसरे coordinate system है उसमें ऐसा नहीं हो सकता, and I'm gonna show you why. And similarly, you know all those tricks and things you have learned. जो differential length इसकी होती है वो dx ax plus dy ay plus dz az, and similarly differential area is there. जो आप basically differential area होता है dx dy, and area is a vector quantity. It is pointing into the other direction. And similarly you have the volume which has dx dy dz. ये चीजें आपने देखी हुई हैं, I'm not going in those details. अच्छा, अब दूसरी चीज है cylindrical coordinate system. अच्छा, अब cylindrical coordinate systems किस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व होता है? अब जैसे ये मेरा पेन है, you see this is a cylindrical shape like this. इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल वही एंटेना जो गाड़ियों के ऊपर लगा होता है या जो रेडियोस के ऊपर होता है, दैट इज अ सिलिंड्रिकल शेप एंटेना. You do not want to solve your electromagnetic fields by using the rectangular coordinates. उसकी वजह ये है कि इसके अंदर कर्व्स मौजूद हैं. कर्व्स जो हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत चैलेंजिंग है. मैं नहीं कहता इम्पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन चैलेंजिंग है उसको रिप्रेजेंट करना. So we go for cylindrical coordinate system. और इसको सोचने का तरीका इस तरह है that in Cartesian you imagine, वो जो मैंने दिखाया था आपको शुरू में, you imagine everything along these three axes जो हमारा usual world है. लेकिन in cylindrical coordinate system you try to imagine everything on a cylinder. So let me show you an animation here. So this is a cylinder, right? Cylindrical coordinate system आपको याद होगा r theta z या r phi z से रिप्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर if you change the r, cylinder छोटा बड़ा हो जाता है, and if you change the angle, ये basically क्या है, half plane है जो एक किस्म का दरवाजा खुलता है, right? If you change the angle, half plane है, दरवाजा खुलता है, and if you do this z, that changes the height. That's your cylindrical coordinate system. अच्छा, अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर इस वक्त इस जो फिगर ड्रॉ हुई है इसमें r phi या r theta और z तीनों वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए आपको पूरी 3D पिक्चर नजर आ रही है. अगर मैं एक को कांस्टेंट कर दूं, इन वेरिएबल्स में से एक को कांस्टेंट कर दूं, तो क्या होगा, आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी? लेट्स से मैं r को कांस्टेंट कर देता हूं, सो योर पिक्चर इज काइंड ऑफ ए हॉलो सिलेंडर जो कि इस r पे डिफाइंड है. मैं r को छोटा करूं तो वो हॉलो है अंदर से, क्योंकि r एक ही है. सिमिलरली अगर मैं z को कांस्टेंट कर दूं और इट्स जस्ट अ प्लेट जो ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि z कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है. z इज नॉट वेरिएबल जो पूरा जा रहा है, ये आपको चीजों का पता है. Similarly, I make this constant, it's just a darwaza, half plane, right? So that's your cylindrical coordinate systems. Or cylindrical coordinate systems are used for solving cylindrical body problems, just like cylindrical antennas. और उसकी एप्लीकेशन ये है कि ये जो मैंने आपको शुरू में दिखा रहा था, ये Maxwell's equations, इसके अंदर ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, these curls, you will cast these differential equations in the form of cylindrical coordinate system, जब आप cylindrical bodies पे change कर रहे होगे.
हाँ इनको सॉल्व, जो आप लोगों ने शायद देखा भी हुआ है इंटीग्रल फॉर्म के अंदर। अच्छा अच्छा, अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज है? इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम I'm gonna call this A as AR plus A phi plus AZ। अच्छा ये दिस जो मैं रिव्यू कर रहा हूं, ये आपकी बुक का क्लेटन जो है, जो अब आपकी टेक्स्ट बुक वो है, उसका चैप्टर 2 है जो आप लोगों ने देखना है रीडिंग्स के लिए। मैं उसके एक्सेल शीट में भी डाल दूंगा। यू कैन सी, आपको पता है कि मैं एक्सेल शीट के ऊपर रीडिंग्स बिल्कुल मेरी अपडेट होती हैं हर क्लास के बाद, तो अब यू कैन गो एंड रीड दैट। सो दिस चैप्टर 2। सो AR इसका वही मतलब है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर है। इसका रेडियल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ये है, ये उसका this is it unit vector, this is the magnitude of the phi component, and this is the phi vector unit vector, this is z component z vector। और आपको याद होगा, मैं बल्कि ठहर जाओ मैं ड्रॉ करता हूँ उसके ऊपर, एक सेकंड दो मुझे, मैं इसका जरा इमेज लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ये यूनिट वेक्टर क्या है। ओके सो अच्छा, by somehow, never mind, but somehow it's not working for me right now। so basically ये अगर आपका सिलेंडर है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, जो रेडियल वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सरफेस एवरी टाइम। सो एक काम करते हैं, alright, I have a cylinder here, I'm gonna switch off my this and I will show you my full video, so just give me a second। This is my cylinder, right? ये मेरा सिलेंडर है, सबको नजर आ रहा है ना मेरी बॉटल, एवरीबॉडी कैन सी दैट। तो इस बॉटल का ये जो इसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट के ऊपर वो मेरा AR है, और अगर मैं इधर आता हूं तो मेरा AR की डायरेक्शन बदलती जाएगी। AR इज द परपेंडिकुलर टू माय पॉइंट, और AZ क्या है? दैट इज बेसिकली, अगर AZ इस डायरेक्शन के अंदर है तो इट वुड बी, यू नो, अगर इस पॉइंट पे है तो दिस वुड बी इन दिस डायरेक्शन। और A phi क्या है? इट इज टेंजेंट टू दिस cylindrical surface at all points। you know, you recall these things, right? आपको याद होंगी जो है। अच्छा, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको रिमाइंड करवानी है वो ये है कि अगर मैं B एक वेक्टर है जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डिफाइंड है, BR B phi A phi plus BZ AZ, तो अगर मैं A plus B करूंगा तो मुझे बताएं, is it correct AR plus BR AR or A phi plus B phi A phi plus AZ plus BZ AZ? Is this correct? कौन बताएगा मुझे? बताओ, yes or no? बताएं ना, I have 15 participants who want to tell me. Yes, nobody wants to tell me, सारे बस ऑन करके चले गए हैं। Okay, so basically पैरामीटर क्या है आपके डेफिनेशन का? पैरामीटर ये है, क्या ये सिलेंडर के ऊपर, ये जो मेरा सिलेंडर है इसमें लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर मेरा A है और इस पॉइंट के ऊपर मेरा B है, डिफाइंड है। क्वेश्चन ये है, क्या उनके रेडियल कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन में है, फाई कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन में है, जी कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन में है? ऑब्वियसली नो। सो दिस इज इनकरेक्ट, ये नहीं करना आपने, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर रेडियल और फाई डायरेक्शन डिफरेंट है। कार्टेशियन में ऐसा नहीं है। कार्टेशियन के अंदर अगर ये एक्स वाई और जी है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ए वाई इज ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन। जो मर्जी आप पॉइंट ले लें, जो मर्जी पॉइंट ले ले, ए जी जो यूनिट वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, जो मर्जी पॉइंट ले लें, ए एक्स इज इन दिस डायरेक्शन। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर with the point these unit vectors change, so you cannot add them directly।
हाँ, लेकिन या z कंपोनेंट क्योंकि उसी तरह का है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की तरह का है, तो दिस इज गोना वर्क इन द सेम वे. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. और स्टूडेंट्स इसमें गलतियां करते हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन का क्या मतलब है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और ऐसा नहीं करते. अगर आप क्वेश्चन हो कि आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो उसका तरीका ये है, तो आसान वे है, वो ये कि you convert them into a rectangular coordinate system with the conversions you have seen in your textbooks, and then add them in Cartesian in rectangular coordinate system, and then bring back to the cylindrical coordinate system the resultant vector. अच्छा, इसी तरह spherical coordinate system है, ठीक है. Spherical coordinate system, let me go back to that animation. So let me open that up. So in the spherical coordinate system, your whole world is sphere. That everything is defined by a sphere. So R जो है, that is your you know the radius of the sphere, and this is your again that same that that phi. आपकी बुक इस थीटा को phi कहती है, मैं भी phi कहूँगा. यानी this is the half plane, वही दरवाजा जो आपका खुलता है, और ये थीटा जो कि half cone angle है of the spherical coordinate system. You know that. Play. I will post these and you play with these. Similarly, अगर एक वेरिएबल को मैं कांस्टेंट कर दूं, it will become a 2D problem. दो वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दूं, it become a simple 1D problem. इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, d phi, जो वेरी कर रहा है, and we can see, you know, क्या हो सकता है इनके साथ. So that's the spherical coordinate system. और इसके अंदर भी exactly वही thinking है कि when you have a is equal to a r plus a phi plus a theta and b is equal to b r a r plus b phi plus b theta a theta, जो तीन unit vectors हैं, you can't add them directly. You need to, because all these unit vector directions are different. So that's very key point. Or again, spherical coordinate system की again application would be, again, if you have a spherical body, something like this. वो किसी ने देखा हुआ है जेल रोड के ऊपर there is a weather radar. Anybody has seen it? Yes or no? जी सर. वो उसके ऊपर जो फील्ड्स कैलकुलेट हैं, वो सफारिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हो रहे हैं, बिकॉज आप उधर मैक्सवेल्स इक्वेशंस को सफारिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर कास्ट करो एंड यू कैन कैलकुलेट दैट. हम इस आपने सफारिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में प्रॉब्लम सॉल्व की हुई हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है जिसको हम आगे एक्सप्लोर करते रहेंगे. यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था बताना आप लोगों को. और अगेन इनके एरियाज, डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल वॉल्यूम्स, यू हैव सीन दैट इन द पास्ट. अच्छा, अब आगे चलते हैं. सो दैट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम. लेट्स लुक ओवर द डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट क्या है? इस बचपन से पढ़ते आ रहे हो. डॉट प्रोडक्ट इज a dot b is ab cos theta, right? और ये dot product is always between the two vectors and the result is a scalar. इसकी कोई मुझे intuition बता सकता है dot product की? Anybody can tell me the intuition? जिसमें मैं interested हूँ engineering, कोई करेगा attempt? अच्छा जी, नहीं attempt करना आप लोगों ने. Think, अच्छा, so dot product क्या है? You see this thing. जी बोलो. सर इंट्यूशन यहाँ तक मुझे लगता है कि प्रोजेक्शंस हैं वेक्टर्स के एक दूसरे के ऊपर. बिल्कुल सही बात है. इसकी कोई इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, प्रोजेक्शन का मतलब यही है. अभी मैं तुमसे, आपका नाम क्या है? आपकी आवाज हमेशा फेमिलियर है मेरे साथ. नाम जरा मुझे रिमाइंड करवाओ अपना. जमशेद. जमशेद, ओके. अच्छा, ये आपको याद है? उप्स, क्यों नहीं ये मैं कर सकता हाथ से? Let's see if this could work. It's an animation. Okay, let me put the mouse. So you can just wait a second.
यू कैन सी दिस थिंग, ये प्रोजेक्शन है ए का। बेसिकली प्रोजेक्शन का मतलब यही है कि ए का कितना साया बी के ऊपर पड़ रहा है, एंड दैट इज योर डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर होंगे तो देयर इज नो प्रोजेक्शन, ठीक है, वो जैसे जमशेद ने बताया। अच्छा, कोई इसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जमशेद जहन में आती है डॉट प्रोडक्ट की? दैट्स दैट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इंजीनियरिंगली इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट को, बताओगे? यस Sir, I can't really guess the application. लो, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो ना, तुमने कभी सोचा नहीं डॉट प्रोडक्ट तुम पढ़ रहे तो कभी इसकी कोई इंजीनियरिंग एप्लीकेशन नहीं, या कोई और बंदा अटेम्प्ट करे? सर अगर हमने फोर्स निकालनी हो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये तो कोई इंजीनियरिंग एप्लीकेशन नहीं, तुमने फिर वो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट बात की है, फोर्स निकालनी हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, और बड़ी कॉमन है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी। अच्छा, कितने लोगों ने, अब जरूर थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाते हैं, कितने लोगों ने अपना सेल फोन पकड़ा है कभी, जैसे ये मेरा सेल फोन नजर आ रहा है, ये पकड़ा है और कभी सिग्नल नहीं आ रहा और आप यूं यूं इधर उधर होते हो एंड ट्राई टू गेट द सिग्नल। कभी कोशिश की है किसी ने, कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा? बताओ। जबरदस्त, चलो जी। क्या नाम? तुम्हारी भी आवाज बड़ी फेमिलियर है, नाम क्या आपका? उमैर। उमैर। हुआ है आपके साथ, राइट? और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ, आई एम श्योर सबके साथ हुआ होगा, ठीक है ना? अब चक्कर क्या है, सेल फोन सिग्नल पकड़ना कैसे है? इमेजिन करो, ये जो ग्रीन लाइन है ना, ग्रीन लाइन, दैट इज योर एंटेना प्लेन, और ये जो ब्लू लाइन है ना, ये आपका यूफोन या टेलेनॉर का सिग्नल है, बिकॉज सिग्नल वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। वो वेक्टर अगर ऐसा होगा एंटेना के साथ, तो इस प्लेन के ऊपर जो सिग्नल का प्रोजेक्शन गिरेगा वही आप रिसीव करोगे। बेस्ट पॉसिबल वे तो ये है कि सिग्नल और ये बिल्कुल ओवरलैप कर जाएं, सारे का सारा सिग्नल रिसीव करो। लेकिन अगर नहीं है उस डायरेक्शन के अंदर, सो यू विल सी द प्रोजेक्शन जो आप एक्चुअली सिग्नल रिसीव करो। इट्स अ प्योर विक्टोरियल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आर प्योरली विक्टोरियल। और जब आपने उनको डिटेक्ट करना है, जब आपने रीड करना है, किसी डिटेक्टर के ऊपर आपने रीड करना है, जो फिजिक्स के बच्चे बैठे हुए हैं, अगर आपकी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या लेट्स से ऑप्टिकल वेव है, लेजर है, आपने उसको डिटेक्ट करना है, तो यू वुड मेक श्योर जो डिटेक्टर प्लेन है और जो कमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनका आपस में फुल ओवरलैप हो। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग बात, और ये we use it heavily in our research and daily life in engineering applications. So ये बड़ा important concept है। और इसकी एक वो भी जो बात इसने की थी किसी ने कि डायरेक्शन निकालनी हो, हम अक्सर फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर एक लिखा हुआ है किसी whatever जो भी एक जनरल डायरेक्शन में, मैं जानना चाहता हूं कि लेट्स से मेरा जो एंटेना है वो ए जी प्लेन में है, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, और ये जो वेक्टर है वट एवर दिस गाय है, जो मर्जी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, मैं चाहूंगा कि ये कितना मैं रिसीव करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये काम करूंगा। आई विल टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर ऑफ ए जी along the vector and I would figure out how much projection is present on along this plane, ठीक है? और ये जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स हो, दिस इज अ वेरी खूबसूरत और सिंपल ऑपरेशन है, और ये हम भूल जाते हैं ये चीजें, और हम इनको बड़ा यूज करते हैं आगे, आप देखोगे कोर्स के अंदर, और उसमें मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाऊंगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे क्विक पूछूंगा, जब आपने प्रोजेक्शन ले लिया, ये प्रोजेक्शन आपने लिया अलोंग द जी डायरेक्शन, तो सारा कुछ जो है वो जी के अलोंग पड़ा हुआ है। तो ये बहुत हैंडी कॉन्सेप्ट है, दैट इफ एनी वेक्टर इज प्रेजेंट, you want to figure out its contribution along any unit vector, और हम यूनिट वेक्टर क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड है यूनिट वेक्टर ए जी ए वाई ए एक्स या ए आर ए फाई ए जी जो भी हैं, so we can do the dot product there, ठीक है? that's a very important application for this। और अगर जब हम ये करते हैं a is equal to ax plus ay plus az और b is equal to bx ax plus by ay plus bz az, इसकी डॉट प्रोडक्ट में लूंगा तो मैं क्या करूंगा,
ए डॉट बी वही मैथमेटिकल ऑपरेशन है. आप हर ए एक्स का तमाम के साथ डॉट करोगे तो ऑब्वियसली ए एक्स डॉट ए वाई इज ए परपेंडिकुलर वन, ये जीरो हो जाएगा. सो यू ओनली लेफ्ट विद ए एक्स बी एक्स. एंड सिमिलरली ए वाई को तमाम के साथ करोगे तो ओनली लेफ्ट विद ए वाई बी वाई एंड ए जी बी जी. सो इसी तरह आप डॉट प्रोडक्ट्स जो है वो रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल और सफेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी कर सकते हो. यू नीड टू नो फॉर एग्जांपल ए आर डॉट ए फाई क्या होता है. यू हैव ऑल दोज रिलेशनशिप्स और उसका पूरा मैथ आप लोगों ने किया हुआ है अर्लियर किसी कैलकुलस की कोर्स के अंदर, लेकिन इस बुक चैप्टर 2 के अंदर भी ये सारी चीजें मौजूद हैं आपके रिव्यू के लिए. आई विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स. ठीक है, दैट्स अ डॉट प्रोडक्ट. वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. इसको कभी मेस अप नहीं करना, इसको भूलना नहीं है. अगर आपने, लेट्स से मैं एक बात और रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलूंगा. कभी भी जिंदगी में आप बैठे हुए हो, एक वेक्टर आपके सामने है और आप इस वेक्टर का कंपोनेंट किसी की डायरेक्शन में निकालना है तो आप सिंपली उस यूनिट वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो. ठीक है, और उसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ये सेल फोन वाली है जो मैंने आपको बताया, वन ऑफ दोज एप्लीकेशंस. काउंटलेस एप्लीकेशंस हैं इसकी डॉट प्रोडक्ट की. अच्छा, अब आगे चलते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? A क्रॉस B is equal to AB sin थीटा और ये एक नॉर्मल वेक्टर है. ठीक है, ये आपको पता ही है. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? लेट्स लुक ओवर दैट थ्रू दैट वन मोर एनिमेशन. किधर है क्रॉस प्रोडक्ट? ये this actually. Okay, so this is the cross product. Cross product क्या है? That you have these two vectors A cross B आपने निकालना है. ये जो green और blue vectors हैं they make a plane, right? A cross B आपने निकालना है. जो इसका resultant निकलेगा उसकी direction होगी perpendicular to the plane. सब सोच सकते हैं कि दो वेक्टर्स किसी भी ओरिएंटेशन में हो वो प्लेन कैसे बनाएंगे, राइट? किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो A क्रॉस B इज द दिस जो कि एक परपेंडिकुलर आपको वेक्टर देता है. अच्छा, अब इसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कौन बताएगा? मुझे कोशिश करेगा कोई बताने की? कौन बताएगा? रैंडमली नाम ले लो तो पता नहीं आप लोग कर क्या रहे हो. Who will tell me the engineering application for the cross product? अच्छा, ये मुझे बताओ, मूवीज, साई-फाई मूवीज कौन देखता है? उससे मैं पूछता हूँ सवाल. Anybody has seen the sci-fi movies like maybe you know Interstellar या Interstellar मेरे ज़हन में. Interstellar किसी ने देखी हुई है? Anybody has seen Interstellar? यस सर, देखिए. जबरदस्त. अच्छा, मुझे ये बताओ, वो तुम्हें याद है? अच्छा, और जिन्होंने इंटरस्टेलर नहीं देखी हुई ना, कोई बात नहीं, मैं भी इसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन आपको भी बताता हूँ, क्लियर हो जाएगी. अच्छा, इंटरस्टेलर में याद है जब एक सैटेलाइट है या वो जो उसकी स्पेस शिप थी, जब वो डॉक कर रहा होता है तो ही ट्राइज टू ट्विस्ट इटसेल्फ. याद है कि नहीं याद? नहीं याद. एक स्पेस के अंदर जब एक स्पेसशिप है या सैटेलाइट है, अगर उसने रोटेट होना है तो वो कैसे रोटेट होती है? उसने अपनी डायरेक्शन बदलनी है. उसके अंदर थर्स्टर्स लगे होते हैं, राइट? वो थोड़ा सा जेट निकलता है और वो न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से एक रिएक्शन फोर्स लगती है और वो रोटेट हो जाती है. ऐसा ही है ना जी? बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात कर दी है. आई थॉट ये ज्यादा इंजीनियरिंग है. वो एक आपको बचपन से तो एप्लीकेशन पता है, वो टॉर्क वाली, टॉर्क R क्रॉस F इज इक्वल टू RF sin थीटा. मैंने कहा वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट और एप्लीकेशन रहेगी, सो आई थॉट मोर इंजीनियरिंगली. सो होता क्या है, वो जब सैटेलाइट में वो जब रोटेट करती है ना, वो जो जेट है, जेट जो है जब फोर्स लगाता है तो वो रोटेट करती है, और वो जो रोटेट करती है ना, वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, रेड A क्रॉस B. फोर्स वर्सेस द मोमेंट आर्म ऑफ दैट पॉइंट जहां पर फोर्स लग रही है और जो रोटेट कर रही है वो ये है. तो रिमेंबर, जो क्रॉस प्रोडक्ट हो, जब भी आप देखोगे क्रॉस प्रोडक्ट,
किसी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन साइंटिफिक आपको उसमें रोटेशन नजर आएगा वहां पर, और वो रोटेशन होगा इस रेड एक्सिस के अराउंड, ये जो परपेंडिकुलर इसके अराउंड वो रोटेशन आपको नजर आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से यू गाइस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, या मैं थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट करूं? यस यस नहीं, ये मैं इसलिए एलैबोरेट करना चाहता हूं, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा वो आपको एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि एक मैक्सवेल की ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमने बहुत दफा यूज करनी है, ये वाली, दिस वन, डेल क्रॉस ई एंड डेल क्रॉस एच। तो उसकी मैथमेटिकल डिटेल्स हमें समझ होनी चाहिए, तो इसलिए हम ट्राइंग टू एम्फसाइज कि डॉट, ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, या इट्स सो अगर मैं आपको लेट्स डू दिस अगेन, लेट्स से ये दरवाजा है, ठीक है, यू कैन सी दैट माय सेल फोन, सबको नजर आ रहा है। ये मैं जब इस पे फोर्स लगाता हूं इस पॉइंट के ऊपर, ये किधर रोटेट करेगा? अब अपने दरवाजे को सोचो, अगर इधर लगाऊंगा तो ये रोटेट करना शुरू होगा अलोंग दिस एक्सिस, ठीक है ना? अपने सामने दरवाजों को देखो, सारे लोग अपने दरवाजों को देखो, अपने दिमाग के अंदर जो दरवाजे हैं, जब रोटेट करेगा, अगर इस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाई है तो मोमेंट आर्म ये है, और ये मेरा ये मेरा फोर्स की डायरेक्शन है। सो आर क्रॉस एफ जो है वो ये हो जाएगा, जो हिंजेस जिस पे लगी और ये डोर रोटेट करेगा along that axis of rotation. So remember, whenever you see the cross product, you will find rotations. Vectors rotate कर रहे होंगे, यहाँ पर कुछ इस किस्म का सिलसिला चल रहा होगा, ठीक है? Have that mathematical rigor in your mind. उसकी इंट्यूशन हम साथ मजीद डेवलप करते जाएंगे आगे, ठीक हो गया? सो ये एक बड़ी फंडामेंटल बात है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की, जो शायद आप में से कुछ लोग जानते हो ऑलरेडी। आई जस्ट ओवर एम्फसाइज, अगर उन लोगों के लिए तो आई अपोलोजाइज, लेकिन आई इन माय एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट आई हैव सीन स्टूडेंट्स ऑल ऑफन मेस्ड अप दीस सिंपल कॉन्सेप्ट्स, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन इसके यहाँ पर? ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, let's define another quantity known as field। ठीक है, फील्ड को मैं क्यों डिफाइन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फलाना फील्ड, टमकाना फील्ड। सो लेट्स हम मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं, इनको कि मैथमेटिकली इनका क्या मतलब है। सो बेसिकली फील्ड मींस वैल्यूज फॉर ईच point in space and time। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यूज फॉर ईच पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज फॉर ईच पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम। ये इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी। इसमें जो क्लास है वो दो क्लासेस हैं, वन इज नोन एज स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड क्या है? which is the values without any direction, that's a scalar field। example, अच्छा example ये है, let's say बजाय कि मैं इधर ड्रॉ करूं, आप लोग अपने रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, आप लोग सारे अपने रूम में बैठे हुए हो, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस रूम के हर पॉइंट के ऊपर मुझे टेम्परेचर बताओ और उसको ड्रॉ करो, कर सकते हो? सारे लोग कर सकते हो? आप लोग बताओ, सो गए हैं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, तू नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते यार तुम? क्यों नहीं कर सकते? टेम्परेचर की डायरेक्शन क्या होगी सर? ओ भाई, स्केलर फील्ड इज वैल्यूज विदाउट स्केलर कर सकते हैं फिर टेम्परेचर मेजर हर पॉइंट पे। जबरदस्त। जब तुम मेजर कर सकते हो तो अगर मैं तुम्हारा रूम 3D में बना दूं ऐसे x y z, यू नो, नहीं क्या होगा, अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये बात मैं कहना भूल गया, मैं ये बता दूं, आपके कोऑर्डिनेट्स हमेशा राइट हैंडेड होने चाहिए,
कि ax क्रॉस ay इज इक्वल टू az, ar क्रॉस a phi इज इक्वल टू az, ar क्रॉस a phi इज इक्वल टू a थीटा। ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y z। सो x तरीका क्या है? तो तरीका ये है, अच्छा ये मेरी वीडियो मिरर नहीं हो रही, एनीवेज तरीका ये राइट हैंड रूल, फिंगर्स फ्रॉम x क्रॉस y और थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स z, ठीक है? सो दैट्स थिंग। सो आप जब इसके ऊपर फील्ड ड्रॉ करोगे तो आप लेट्स से यू कैन नहीं, रूम की थोड़ी सी चलो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हो जाएगी। लेट्स से एक ब्लॉब ऑफ फायर है बीच में, तो इसके अराउंड आप अगर वो ड्रॉ करोगे तो आपको नज़र आएगा जो सर्कल्स हैं इस पूरे सर्कल पे एक ही टेम्परेचर होगा, राइट? फिर एक और सर्कल के ऊपर जो इससे थोड़ा दूर होगा टेम्परेचर डिफरेंट होगा। सो ये आपने एक किस्म का स्केलर फील्ड ड्रॉ कर लिया, ठीक है? दैट्स अ स्केलर फील्ड, नो डायरेक्शन, जस्ट वैल्यूज हैं। इस पूरे सर्कल के ऊपर एक ही टेम्परेचर है, इस पूरे सर्कल के ऊपर एक ही टेम्परेचर है, दैट्स अ स्केलर फील्ड, ठीक है? और इसको हम अक्सर कॉन्टूर्स कहते हैं। यू हैव सीन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आई थिंक मे बी इन सम एलिमेंट्री कोर्सेज, ठीक है? दैट्स अ स्केलर फील्ड। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक और, जैसे ये जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस के अंदर, हम चलो थोड़ा सा इंजीनियरिंगली बात कर लेते हैं, साइंटिफिकली। ये जो है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्केलर फील्ड होगा, ठीक है? सर यही स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सारी वेक्टर हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन समथिंग वुड बी अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फील्ड, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं वेक्टर फील्ड की। वेक्टर फील्ड, और मेरा ख्याल है यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे वेक्टर फील्ड को देखने के बाद। वेक्टर फील्ड क्या है? अच्छा, स्केलर फील्ड टी एक्स वाई जी टाइम, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, एक्स वाई जी के ऊपर कोई वैल्यू, लेट्स से 5 और समथिंग लाइक, नो डायरेक्शन। वेक्टर फील्ड क्या है? वेक्टर फील्ड इज values with direction, right? In other words, अगर एक फील्ड है f x y z और टाइम के अंदर, उसको हम डिफाइन करेंगे with some direction. Let's call that, ये मैंने एक फील्ड डिफाइन किया z a y, ये वेक्टर फील्ड है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। कोई प्लॉट कर सकता है इसको मेरे लिए? z a y, anybody can plot this thing? So अगर क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर है, I can do this thing कि मैं ये z एक्सिस ले लेता हूँ, ये y एक्सिस ले लेता हूँ। x एक्सिस मेरा कहाँ पर होगा? अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, जल्दी से बताए, कौन बताएगा मुझे? Where is the x axis? Yes, where is the x axis? बताओ ना, नहीं सुन रहे आप लोग? कैमरास में ऑन, आप लोगों से वो करवाना शुरू कर दूं? The x-axis is outside. It's going outside. Yes, it's out. ये basically आपका वो अगर राइट हैंड रूल लगाओगे, so you can see this thing. You can see right hand rule, x cross y और z ऊपर होगा, that's why. अच्छा, z a y कैसा प्लॉट होगा? मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ, ये 1 इक्वल पॉइंट्स लगा देता हूँ, लेट्स से ये पॉइंट्स पर लगा दिए। ये क्या है? z का, इस वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड z है एंड इसकी डायरेक्शन a y है, ठीक है? सो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर कहूं तो मेरा वेक्टर फील्ड क्या होगा? 0, कुछ भी नहीं होगा। इस पॉइंट के ऊपर मेरा वेक्टर फील्ड क्या होगा? एक एरो लगा दूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ y। इस पॉइंट पे क्या होगा? बड़ा एरो z a y, बिकॉज
जब z का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, अगर ये 1 2 3 है, इस पॉइंट पे क्या होगा? और बड़ा। इस पॉइंट पे क्या होगा? सेम। इस पॉइंट पे क्या होगा? सेम एज दिस गाय, बिकॉज दोनों की z सेम है। ठीक हो गया? सो दैट्स अ वेक्टर फील्ड। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक कहूं, और एक जो बड़ी हर दफा मिस्टेक करते हैं बच्चे, अगर मैं आपसे ये कहूं f r phi z, ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 AR प्लॉट करो, तो कैसा प्लॉट करोगे आप? ऐसे कर दोगे? R को ये बना दोगे, लेट्स से यू नो, लेट्स से ये 5 बना दोगे, और ये 5 है, और ये 5R, ऐसे दिखा दोगे। ये गलत है। R 5 Z कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, दीज आर वेरिएबल्स। इफ यू रिकॉल, आपके जितने भी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, दे हैव बीन डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी। सो डोंट, मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, सो डोंट मेक देम लाइक दिस। 5AR कैसा होगा? कोई बता सकता है मुझे? 5AR कैसा होगा? कौन बताएगा? तो बताएगा? Sir, we can say that AR lies in the XY plane, and its magnitude would be 5 along each point. तो मैं इसको ड्रॉ कैसे करूं? Sir, XY plane पे नुक्ते लगा दें. The arrows would be pointing in the increasing XY direction, और उनकी magnitude 5. Yeah, so basically you can say, अगर मैं इस सर्कल बना दूं of radius 5, और ये सारे AR हैं, AR डिफरेंट है हर पॉइंट के ऊपर। एब्सोल्युटली राइट, यही कहने की कोशिश कर रहे थे। Yes, sir. So yeah, so make sure इस किस्म की चीजें आपकी ठीक हो, because ये बेसिक स्टफ है, and we would be using that in for the Maxwell's equations. अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूँ, एक ये आखिरी एग्जांपल कर लेते हैं, and then I would stop here, that अगर ये हो वेक्टर फील्ड x ax plus y ay, rectangular coordinate system, ये कैसा होगा? What we can do, हम xy प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? ये y है, ये x प्लेन है, पॉइंट्स में ले लेता हूँ, ठीक है, इक्वल पॉइंट्स ले लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, ये पॉइंट्स, एंड 0 के ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा। इस x ax में y 0 है, सो ऑब्वियसली x ax जो है समथिंग लाइक दे, और रिमेंबर ये वेक्टर इस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड है, नॉट थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है? इधर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एंड सो एंड सो फोर्थ। इधर कैसा होगा? इधर होगा ये x ax है, ये y ay है, तो ये आपका वेक्टर हो जाएगा, ठीक है? x ax plus y ay. Similarly, you can define, you can draw this on all the axes, on all the points. So that's a vector field. और ये इसलिए जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, because obviously this f would be replaced by e, h, b, d, जो भी हैं vectors जो हम आगे देखेंगे. So we need to understand fully कि इनकी visualization क्या हो रही है, ठीक है? So I think this is the nice point to stop. Next time I would more talk about जो आपके वो जो operators हैं सारे with engineering application, gradient क्या होता है, line integral क्या होता है, and I will talk about divergence, and I will talk about curl next time, these operators by understanding these basic ones. किसी का कोई क्वेश्चन आज के कंटेंट के ऊपर? So if there are no more questions, I'm gonna stop my recording, and I will still hang out here. I know one of the student Asna wants to talk to me later on, so मेरे साहब ने अगर कुछ और सवाल कोर्स रिलेटेड पूछने हैं तो you are welcome to ask. Alright guys, अपना ख्याल रखें,
and I will see you on Monday in the regular class or Friday